दोस्तों, मैं अविनाश राज छोटा मंच कौन बनेगा करोड़पति में आपका दिल से स्वागत करता हूँ। तो हैप्पी न्यू ईयर 2021 चल रहा है। आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहे, सुख समृद्धि आए घर में और आप यूपीएससी कंप्लीट करें। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का पीटी का सिलेबस मैं बताने जा रहा हूं और मेंस का सिलेबस। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यूपीएससी का प्रीलिम्स का सिलेबस और मेंस का सिलेबस। तो प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं, एक जीएस का एक सीसेट का। दोनों को सीसेट 1 और सीसेट 2 बोला जाता है, या जीएस 1 जीएस 2। तो इसमें सीसेट 1 सीसेट 2 तो 200 मार्क का एक में पूछा जाता है 100 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन का 2 मार्क होता है, तो 200 नंबर हो गया। और सीसेट का सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, इसका 200 मार्क होता है, लेकिन क्वेश्चन की संख्या 80 होती है। पहले जो है इसमें इंग्लिश भी पूछा जाता था, लेकिन इंग्लिश को हटा दिया गया है। और इसमें जो 80 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2.5 मार्क का। और ये दोस्तों क्वालिफाइंग पेपर है। तो सामान्य अध्ययन पेपर 1 में 100 क्वेश्चन और जो है सीसेट में 80 क्वेश्चन। ठीक है, इतना समझ गए आप। और अब जीएस के सिलेबस में टोटल मिलाकर 9 पेपर पूछे जाते हैं। वो कितने मार्क का है? 2025 का। लेकिन जैसा कि परंपरा रही है कि क्वेश्चन पूछकर जो है सिलेबस की शुरुआत की जाए, कि मुझे अच्छा लगता है। और हॉबी इज लाइफ मेरे डियरेस्ट सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। तो आज का प्रश्न ये रहा कि यूपीएससी के एग्जाम में प्रीलिम्स में कितने मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं? ऑप्शन ए 400 और ऑप्शन बी 500। आपका समय शुरू होता है, अब बताइए। समय बीतता जा रहा है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्या कोई 500 कर रहा है, कोई 400 कर रहा है? बताइए। अभी तो आपको बताया, पूछने से पहले तो आपको इसका डिस्क्रिप्शन के बता दिया। अच्छा 200 400 डिटेल से बता रहे हैं हमें भैया। आंसर का मालूम नहीं है, मैं भी कंप्यूटर देख के बताता हूँ। चलिए ऑप्शन ए में लॉक कर दिया जाए। चलिए चलते हैं, ऑप्शन ए में लॉक करते हैं, देखते हैं आंसर क्या होता है। बड़ा सीरियसली आप तैयारी कर रहे हैं। जब सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर। तो यूपीएससी आईएएस के एग्जाम प्रीलिम्स के पास करने के लिए 400 मार्क्स होता है। हालांकि वो 200 मार्क में डिवाइड होता है। तो एक में 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, 200 मार्क होता है। एक में 80 क्वेश्चन 200 मार्क होते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं। जी हाँ भाई बहनों, उसके बाद अब जो है 9 पेपर जो बताया मेंस का, उसमें जो है जीएस के 4 पेपर जो होते हैं, उसमें जीएस 1 जीएस 2 जीएस 3 जीएस 4 में इसका डिटेल्स अभी देखेंगे। इसमें 250 मार्क का होता है, तो 1000 हो गए। उसके बाद ऑप्शनल पेपर का जो है, जो भी आपका ऑप्शन रहेगा, इतिहास, ज्योग्राफी, मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल जो भी आपका है, उसमें से जो है 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। जैसे इतिहास का लिया पेपर 1 और पेपर 2, तो 500 250 मार्क के होते हैं। इधर 1000 250 मार्क का हो गया। और पेपर हुआ तो 250 गुना 4 1000 और उधर 500 1500। तो उसके बाद ऐसे होता है, तो ऐसे मिला के कितना पेपर हो गया? 7 पेपर हुआ ना, तो 1750। और उसके बाद इंटरव्यू होता है 275 नंबर, मतलब 2025। आप बोलेंगे 9 पेपर बोला था, 9 पेपर में हिंदी है ना और इंग्लिश। इसमें जो आपको
पास करना क्वालिफाइंग पेपर है ये। जिस तरह प्रीलिम्स में भी क्वालिफाइंग पेपर सीसेट 2 मतलब सीसेट में होता है 33% लाने ही पड़ते हैं दोस्तों। तो अब मैं आपको जो है पढ़ के बताऊंगा। अगर आपको सिलेबस पूरी तरह से याद है तो 50% आपने कवर कर लिया, क्योंकि पेपर पढ़ेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, इतना सिलेबस का विस्तृत विवरण जो है वो आप जो है इसी में फंस भी सकते हैं। ये सर्कल हो सकता है, एक जगह से चले फिर वहीं पे अटक गए। तो अटकना नहीं है और भटकना नहीं है, और रिवीजन 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 करते जाना है। जी हाँ दोस्तों, तो मेरे दोस्तों अब प्रीलिम्स यूपीएससी 2021 आ रहा है। तो प्रीलिम्स में 2 पेपर पूछे जाते हैं। प्रीलिम्स जीएस में क्या पूछे जाते हैं टॉपिक के बारे में बताएंगे, जिस सेट में क्या पूछे जाते हैं उस टॉपिक के बारे में बताएंगे। तो जीएस मतलब जनरल स्टडी होता है, तो जनरल स्टडी में जनरल स्टडी के बारे में पूछे जाएंगे। तो इसमें 7 पॉइंट होते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, मतलब नेशनल और इंटरनेशनल मूवमेंट के जो करंट अफेयर्स होते हैं वही पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। फिर दूसरा पॉइंट है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 2 बार बोलूंगा, और आप उसको कान बंद कर नहीं, कान खोल कर आंख बंद करके सुने, फिर दोनों खोल कर आप देखें अपनी मोबाइल स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो तीसरा पॉइंट है भारत एवं विश्व का भूगोल में भारत एवं विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल। चौथा पॉइंट है भारतीय राजतंत्र और शासन व्यवस्था, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोकनीति और अधिकार संबंधी मुद्दे। फिर 5वां पॉइंट आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी समावेशन, मतलब सबका साथ सबका विकास, सबके बारे में सोचना है ना, सबको एडजस्ट करना है। जनगणना सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल और आदि पहल। उसके अलावा फिर 6वां पॉइंट पर्यावरणीय पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे, जिनकी और गत विशेषता की आवश्यकता नहीं है, आप इससे उसमें ना बने। और 7वां पॉइंट सामान्य विज्ञान। फिर से दोबारा दोहराते हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, ये प्रीलिम्स का सिलेबस है। फिर भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उसके बाद भारत एवं विश्व भूगोल में भारत एवं विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल। फिर भारतीय राजतंत्र और शासन व्यवस्था, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोकनीति, अधिकार संबंधी मुद्दे और आदि। फिर है आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी समावेशन, जनगणना सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल आदि। और फिर पर्यावरणीय पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे, जिनके और विशेषता की आवश्यकता नहीं है। और सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस। अब सीसेट सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट में चलते हैं। पहले कॉम्प्रिहेंशन मतलब बोध गम्यता, ये हिंदी में भी रहता है, इंग्लिश में भी रहता है। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में ही करते हैं। तो बहुत गम्यता, संचार कौशल, साहित्य, अंतर व्यक्तित्व कौशल, एक बार बोलते हैं संचार कौशल सहित अंतर व्यक्तित्व कौशल, मतलब कम्युनिकेशन स्किल और इंटरपर्सनल स्किल। तार्किक क्षमता एवं विश्लेषणात्मक अभियोग्यता, तार्किक क्षमता एवं विश्लेषणात्मक अभियोग्यता। फिर है 4था पॉइंट निर्णय और समस्या समाधान। फिर है सामान्य मानसिक योग्यता, जनरल मेंटल एबिलिटी। फिर है 6 में आधारभूत अंकीय योग्यता, ब्रैकेट के अंदर संख्याएं और उनके संबंध एवं परिणाम, श्रृंखला विस्तार, क्रम आदि 10वीं कक्षा स्तर तक,
10th लेवल तक ही पूछा जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं है, थोड़ा एडवांस भी नॉलेज रहना चाहिए। आंकड़ों का निर्वाचन में जैसे चार्ट, ग्राफ, सरणी, आंकड़ों की पर्याप्तता आदि 10वीं कक्षा स्तर तक। फिर उसके बाद 7वां पाठ है अंग्रेजी भाषा, बौद्धिक क्षमता क्षमता। तो डरने की जरूरत नहीं है, मेरे हिंदी माध्यम इंग्लिश तो देना ही मेंस में, तो ये लेकिन नहीं पूछा जाएगा अभी, लेकिन तैयारी करते रहें। अंग्रेजी भाषा बौद्धिक क्षमता की क्षमता को हटा दिया गया है, बौद्धिक क्षमता क्षमता अंग्रेजी भाषा। हालांकि अंग्रेजी तो जरूरी है और वो हम लोग पता कर लहराएंगे ही मेंस में, है ना। अब देखिए समान अध्ययन, ये 200 मार्क हो गया पीटी का। अब समान अध्ययन मेंस के लिए 4 पेपर जो होते हैं 1000 के, उसके बाद वैकल्पिक का तो आप देख लेंगे, या मैं कभी समय मिलेगा तो अपनी आवाज में आपके सामने सुबह करना चाहूंगा। तो समान अध्ययन में सबसे पहले प्रथम प्रश्न पत्र में भारतीय विरासत एवं संस्कृति, विश्व का इतिहास, भूगोल और समाज आता है। फिर द्वितीय प्रश्न में आता है शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तृतीय प्रश्न पत्र में आता है आर्थिक विकास, प्रौद्योगिकी, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन। चतुर्थ पेपर में आता है नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा तथा अभिरुचि, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा एवं अभिरुचि। ठीक है, आपका एटीट्यूड, एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड पूछा जाता है। तो प्रथम प्रश्न पत्र को मैं पढ़ता हूँ कि इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं। हालांकि उस टॉपिक के बारे में दोस्तों मैं सबसे पहले बता दूं, हर एक टॉपिक के बारे में 5-7 पॉइंट से ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है आपको। नहीं तो आप एक हर किताब पढ़ लीजिए, नॉलेज सबको याद है, लेकिन क्या आप 100 ला पाएंगे? अरे 50% से नीचे तो टॉप होता है सर। तो प्रथम प्रश्न पत्र 1, भारतीय विरासत एवं संस्कृति, विश्व का इतिहास और भूगोल तथा समाज। भारतीय विरासत एवं संस्कृति, विश्व का इतिहास में पढ़ना क्या है? पॉइंट है भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक की कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे। क्या है, फिर से रिपीट करता हूँ, हर एक पॉइंट को 2 बार रिपीट करूंगा। भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे। फिर पॉइंट है नेक्स्ट, 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर मतलब 1750 लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व विषय। 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व विषय। स्वतंत्रता संग्राम में इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनका योगदान, स्वतंत्रता संग्राम में पढ़ना है। इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनका योगदान। फिर नेक्स्ट पॉइंट, स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और उनका पुनर्गठन। विश्व के इतिहास में 18वीं सदी का बाद की घटनाएं यथा मतलब जैसे औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद के रूप और समाज पर उनका प्रभाव। क्या पढ़ना है? स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और उनका पुनर्गठन। विश्व के इतिहास में 18वीं सदी तथा बाद की घटनाएं यथा औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्सीमांकन, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद के रूप और समाज पर उनका प्रभाव। भारतीय समाज, अब भारतीय समाज इसी में प्रश्न पत्र 1 में कि भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता। भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता, महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या एवं संबंध मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके रक्षोपाय।
मतलब महिलाओं की भूमिका क्या है और महिला संगठन, जनसंख्या एवं संबंध मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके रक्षा उपाय। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट इंडियन सोसाइटी पे क्या पड़ा है, ये पढ़ना है। फिर सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता, भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव, सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता। विश्व भूगोल एवं अन्य विषय में पढ़ना है। विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं, विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं, विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, ब्रैकेट के अंदर दक्षिण एशिया भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए विश्व में भारत सहित के विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक है। हालांकि 5 सेक्टर अब है आपके सामने, पढ़ना इसमें है वो भी है, लेकिन विश्व फिर एक बार विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं, विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए विश्व भारत सहित के विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक। फिर नेक्स्ट पॉइंट है भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी हलचल, चक्रवात आदि जैसे महत्वपूर्ण भूत की घटनाएं, भौगोलिक विशेषताएं, जल स्रोत और हिमावरण सहित ब्रैकेट के अंदर है, और वनस्पति एवं प्राणी जगत में परिवर्तन और प्रकार के प्रकृति के प्रभाव। भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी हलचल, चक्रवात आदि जैसे महत्वपूर्ण भूगर्भीय घटनाएं, भौगोलिक विशेषताएं, जल स्रोत और हिमावरण सहित और वनस्पति एवं प्राणी जगत में परिवर्तन और इस प्रकार के परिवर्तन के प्रभाव। तो दोस्तों, जो भी मैंने पॉइंट बोले हैं उसको भी तोड़ के उसका अर्थ को समझना है, उसके भाव को समझना है, कहना क्या चाहता है। गूगल कीजिए, यूट्यूब कीजिए, लेकिन भटकिए नहीं। अब द्वितीय प्रश्न पत्र में शासन व्यवस्था, शासन प्रणाली और संविधान, सामाजिक न्याय तथा राष्ट्रीय संबंध पढ़ते हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र में क्या है? शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा राष्ट्रीय संबंध। शासन व्यवस्था, संविधान एवं शासन प्रणाली में क्या है? मुझे सब याद है और मैंने याद किया है, लेकिन अब समय रहता नहीं है, मैं चौक रखा हूँ, तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन हाँ, अगर आप ईमानदारी रखते हैं, मैंने तो अपने तैयारी में थोड़ी कसर छोड़ दी है, लेकिन आप ना छोड़ना और भटकना नहीं। एक ही चीज पढ़ो, एक किताब 25 बार पढ़ो, 25 किताब 50 बार देंगे, ठीक है ना दोस्तों? और रिवीजन। तो शासन व्यवस्था, संविधान और शासन प्रणाली में पढ़ना है। भारतीय संविधान में ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना। भारतीय संविधान में ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना। नेक्स्ट पॉइंट, संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां, संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां। जी हाँ दोस्तों, अगर नेक्स्ट पॉइंट बोलेंगे तभी मैं नेक्स्ट पॉइंट में जाऊंगा, और नहीं तो 2 बार हर एक पॉइंट में मैं कह रहा हूँ। तो नेक्स्ट पॉइंट, विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थान, विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थान। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना, और फिर भारतीय संविधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना। नेक्स्ट पॉइंट, संसद और राज्य विधायिका संरचना, कार्य संचालन, शक्तियां एवं विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले विषय। संसद और राज्य विधायिका में पढ़ना है संरचना, कार्य संचालन, शक्तियां एवं विशेषाधिकार और उनसे उत्पन्न होने वाले विषय। कार्यपालिका, नेक्स्ट पॉइंट में कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य में डैश फील्ड है सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभावक समूह और औपचारिक और अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका।
कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभाव समूह, बजट परिषद में होता है, उसी प्रभाव समूह बोलते हैं। और औपचारिक तथा अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में की भूमिका, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, विभिन्न नेक्स्ट पॉइंट में है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, फिर नेक्स्ट पॉइंट में है विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां, कार्य और उत्तरदायित्व। विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां, कार्य और उत्तरदायित्व। फिर सांविधिक, नेक्स्ट पॉइंट में सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्थ न्यायिक निकाय, है ना, सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्थ न्यायिक निकाय। फिर नेक्स्ट पॉइंट सोशल 9 चलते हैं। सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और विकल्पन तथा कार्यान्वयन के कानून विषय। सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और विकल्पन तथा कार्यान्वयन के कानून विषय, विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग। नेक्स्ट पॉइंट में है विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग, गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, विभिन्न समूहों और संघों, दानकर्ताओं, लोककारी संस्थाओं, संस्थागत एवं अन्य पक्षों की भूमिका, विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग, गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, विभिन्न समूहों और संघों, दानकर्ताओं, लोकोपकारी संस्थाओं, संस्थागत एवं अन्य पक्षों की भूमिका। नेक्स्ट पॉइंट पर पढ़ना है केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य निष्पादन। इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय। केंद्र एवं राज्य द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य निष्पादन। इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय। स्वास्थ्य, हेल्थ, नेक्स्ट पॉइंट में है स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र और सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय। गरीबी और भूख से संबंधित विषय, नेक्स्ट पॉइंट में है गरीबी और भूख से संबंधित विषय। फिर नेक्स्ट पॉइंट में शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के मुख्य पक्ष, गवर्नेंस अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक चार्टर और पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय। लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका। फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध में पढ़ना है भारत एवं इसके पड़ोसी देशों से संबंध, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार। और फिर पढ़ना है द्विपक्षीय, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार, भारत के हितों, भारतीय परिदृश्य पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव। भारत का हित में अगर किसी का भी किसी भी देश का इम्पैक्ट पड़ता है तो उसको तो पढ़ना ही पड़ता है। भारत के हितों, भारतीय परिदृश्य पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियां तथा राजनीति का प्रभाव। इसके अलावा पढ़ना है महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और मंच, उनकी संरचना और अधिदेश, मतलब इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, एजेंसी। अब हर एक पॉइंट का जो इंग्लिश मतलब भी देख लेना सिलेबस में होता है। इंग्लिश में भी एक बार सिलेबस कहूंगा, लेकिन आप अगर गूगल करते हैं तो इंग्लिश का मतलब समझिए और जानना तो पड़ेगा ही, है ना। आप तीसरा प्रश्न पत्र पढ़ते हैं आर्थिक विकास, प्रौद्योगिकी, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन। उसमें क्या है कि आर्थिक विकास से संबंधित सभी पेपर जो 250 मार्क याद रखेगा, 1000 मार्क्स टोटल हो गया, GS1, GS2, GS3, GS4, ठीक है। तो आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दे में पढ़ना है भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय। फिर पॉइंट दोबारा बताता हूँ, भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय। नेक्स्ट पॉइंट समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न विषय, समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न विषय। नेक्स्ट पॉइंट सरकारी बजट। नेक्स्ट पॉइंट मुख्य फसलें, देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न, सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पादन का भंडारण, परिवहन तथा विपणन, संबंधित विषय और बाधाएं, किसानों की सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी।
मुख्य फसलें पढ़ना है देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न, सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पादन का भंडारण, परिवहन तथा विपणन। विपणन मतलब मार्केटिंग होता है दोस्तों। तो विपणन कितना है हिंदी वर्ड, लेकिन बहुत लोगों को समझ में इसका मतलब नहीं आता है, जिसको मार्केटिंग होता है मतलब मुझे भी देखना पड़ा। ठीक है, तो मतलब विषय और बढ़ाएं किसानों की सहायता के लिए ये प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय, जन वितरण प्रणाली, उद्देश्य, कार्य सीमाएं, सुधार, बफर स्टॉक तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी विषय, प्रौद्योगिकी मिशन, पशुपालन संबंधी अर्थशास्त्र, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय, जन वितरण प्रणाली, उद्देश्य, कार्य सीमाएं, सुधार, बफर स्टॉक तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी विषय, प्रौद्योगिकी मिशन, पशुपालन संबंधी अर्थशास्त्र। भारत में खाद्य प्रसंस्करण, नेक्स्ट पॉइंट में है भारत में खाद्य प्रसंस्करण मतलब फूड प्रोसेसिंग एवं संबंधित उद्योग कार्य क्षेत्र एवं महत्व स्थान, ऊपरी और नीचे की अपेक्षाएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन मतलब फूड चेन सप्लाई मैनेजमेंट जो होता है। भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग कार्य क्षेत्र एवं महत्व स्थान, ऊपरी और नीचे की अपेक्षाएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। फिर नेक्स्ट पॉइंट में भारत में भूमि सुधार लैंड रिफॉर्म, भारत में भूमि सुधार। नेक्स्ट पॉइंट में है उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास पर इनका प्रभाव। उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास पर इनका प्रभाव। नेक्स्ट पॉइंट है बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि। बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि। फिर नेक्स्ट न्यूज़ मॉडल। फिर प्रौद्योगिकी एवं जैव विज्ञान पढ़ना है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में विकास एवं अनुप्रयोग और रोजमर्रा प्रौद्योगिकी एवं जैव विज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास एवं प्रयोग और रोजमर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव। विज्ञान एवं नेक्स्ट पॉइंट में है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां। जी हाँ, हमारे यहाँ इंडियंस की क्या उपलब्धियां रही मुझे पढ़ना है। देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां, देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास। सूचना प्रौद्योगिकी, नेक्स्ट में सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता। क्या पॉइंट है? सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता। तो दोस्तों अब फिर नेक्स्ट में पढ़ते हैं पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन से संबंधित मुद्दे में पढ़ना है संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन मतलब इन्वायरमेंट असेसमेंट जो होता है, वो जो इम्पैक्ट होता है किसी पे उसका असेसमेंट करना होता है। मतलब संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन, आपदा और आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ना है। फिर सिक्योरिटी में पढ़ना है सुरक्षा में विकास और फैलते उग्रवाद के बीच संबंध, विकास और फैलते उग्रवाद के बीच संबंध। फिर नेक्स्ट पॉइंट आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले शासन विरोधी तत्वों की भूमिका, आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले शासन विरोधी तत्वों की भूमिका। नेक्स्ट पॉइंट है संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा की चुनौती, संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा की चुनौती, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्क साइटों की भूमिका, साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें, धन शोधन और इसे रोकना। संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका, साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें, धन शोधन और इसे रोकना। नेक्स्ट पॉइंट है सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां एवं उनका प्रबंधन, संगठित अपराधों और आतंकवाद के बीच संबंध। सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां एवं उनका प्रबंधन, संगठित अपराधों और आतंकवाद के बीच संबंध। फिर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है विभिन्न सुरक्षा बल और संस्थाएं तथा उनके अधिदेश, विभिन्न सुरक्षा बल और संस्थाएं तथा उनके अधिदेश। तो दोस्तों अब आ गए हैं फोर्थ पेपर में
नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा तथा अभिरुचि परीक्षण को देखते हैं इसमें क्या पढ़ना है। नीति शास्त्र तथा मानवीय संबंध। नीति शास्त्र तथा मानवीय संबंध 2 बार इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप बार बार सुने इसको तो याद भी हो जाएगा और हमेशा सिलेबस के टच में रहें, तभी आप टॉपिक के टच में रहेंगे। तो नीति शास्त्र तथा मानवीय संबंध, मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व, इसके निर्धारक और परिणाम। नीति शास्त्र के आयाम, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र, मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व, इसके निर्धारक और परिणाम। नीति शास्त्र के आयाम, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र। नेक्स्ट पॉइंट है मानवीय मूल्य। महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों को जीवन तथा उनके उपदेशों से शिक्षा मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका। मानवीय मूल्य में महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन तथा उनके उपदेशों से शिक्षा मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका। नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ना है अभिवृत्ति, सारांश, कंटेंट, संरचना, वृत्ति, विचार तथा आचरण के परिप्रेक्ष्य में इनका प्रभाव एवं संबंध, नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि, सामाजिक प्रभाव और धारण। अभिवृत्ति, सारांश, संरचना, वृत्ति, विचार तथा आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव एवं संबंध, नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि, सामाजिक प्रभाव और धारण। नेक्स्ट पॉइंट में है सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य में पढ़ना है सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहित तथा गैर तरफदारी, निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता, संवेदना। सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य, आपका अपना फंडामेंटल, आपका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहित तथा गैर तरफदारी, निष्पक्षता, निष्पक्ष रहे, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण रखें और समर्पण भाव होना चाहिए, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति रखें, सहिष्णुता तथा संवेदना। भावनात्मक समझ, इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब अंडरस्टैंडिंग होते हैं। अवधारणाएं तथा प्रशासन और शासन व्यवस्था में उनका उपयोग और प्रयोग। भावनात्मक समझ, अवधारणाएं तथा प्रशासन और शासन व्यवस्था में उनका उपयोग और प्रयोग। फिर नेक्स्ट पढ़ना है भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों के योगदान। भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों के योगदान। फिर नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ना है लोक प्रशासनों में लोक पब्लिक सिविल सेवा मूल्य तथा नीति शास्त्र, स्थिति कैसी है तथा समस्याएं क्या आती है। सरकारी तथा निजी संस्थाओं में नैतिक चिंताएं तथा दुविधाएं। नैतिक मार्गदर्शक के स्रोतों के रूप में विधि, नियम, विनियम तथा अंतरात्मा। शासन व्यवस्था में नीतिपरक तथा नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का निधि व्यवस्था मतलब फंडिंग में नैतिक मुद्दे। कारपोरेट शासन व्यवस्था। लोक प्रशासकों में लोक और सिविल सेवा मूल्य तथा नीति शास्त्र, स्थिति समस्याएं। सरकारी तथा निजी संस्थाओं में नैतिक चिंताएं तथा दुविधाएं। नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों के रूप में विधि, नियम, विनियम तथा अंतरात्मा। शासन व्यवस्था में नीतिपरक तथा नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा निधि व्यवस्था में नैतिक मुद्दे। कारपोरेट शासन व्यवस्था। नेक्स्ट पॉइंट है शासन व्यवस्था में ईमानदारी, लोक सेवा की अवधारणा। शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार। सरकार में सूचना आदान प्रदान और पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, नैतिक परक आचार संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, कार्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक का उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौतियां। शासन व्यवस्था में ईमानदारी, लोक सेवा की अवधारणा। शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार। सरकार में सूचना का आदान प्रदान और पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, नैतिक आचार संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, कार्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक का उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौतियां। उपरोक्त विषयों पे मामला संबंधी अध्ययन केस स्टडी जो पूछा जाता है ना कि आप अगर यहाँ पे सीईओ रहेंगे और अगर वहाँ पे फ्लड आ गया, अगर आपको कुछ करना है, ड्राफ्ट हो गया तो आपको कुछ करना है, क्या करेगा, ये सारी क्वेश्चन जो होती है निधि शास्त्र सारी क्वेश्चन जो होती है निधि शास्त्र अभिरुचि से पूछी जाती है। तो दोस्तों अगर ये सारा सिलेबस आपके माइंड में रहता है तो आप किस टॉपिक को और पेपर में तालमेल बैठाने में कितना आप आगे रखेंगे। दोस्तों दीवार में पेस्ट कर देना, ठीक है, दीवार में पेस्ट कर देते हैं मैप और सिलेबस, ये सही है, लेकिन अगर माइंड में पेस्ट कर देंगे तो कितना बढ़िया बात रहेगा। तो माइंड में पेस्ट कीजिए, दीवार में भी पेस्ट कीजिए, माइंड में भी पेस्ट कीजिए और सुनते रहिए, सुनिए, फिर देखिए सिलेबस को और आपका देखिएगा
40 से 50% तो काम आसान हो जाएगा। अरे वो क्या टॉपिक कवर किए हैं, क्या नहीं किए हैं, हमने टॉपिक कवर नहीं किया है। कभी ये छूट गया, कभी वो छूट गया है, इसलिए मेरा नहीं हो पाया। लेकिन अभी फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ और बस दुआ करता हूँ कि आप भी आगे बढ़े, हम भी आगे बढ़े और सभी भाई बहन आगे बढ़े। लेकिन हाँ, ईमानदारी रखिए और ध्यान से पढ़िए हर चीज़ को। हर चीज़ का मतलब इंग्लिश का भी समझिए, हिंदी का भी समझिए, तो आप कामयाब हो जाएंगे। हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम की बात नहीं होती है, बात होती है इंग्लिश की कितना आप पढ़ते हैं। मुझे भी सिलेबस याद था। देखिए अभी अगर मैं ऐसे ही सिलेबस के बारे में चर्चा करूँ तो कुछ पॉइंट छूट जाए, लेकिन कोई पॉइंट नहीं छूटनी चाहिए दोस्तों। और हमेशा टच में रहिए, पढ़ते रहिए, अपने आप याद हो जाएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और दूसरे लोगों को भी लाभ पहुंचाइएगा। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।